जस्ट शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल, और ये जो पीडीएफ फाइल है उसमें पोएट्स और, या गुड इवनिंग, पोएट्स और फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से रिलेटेड वो है, उसको मैं शेयर कर रहा हूँ और उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। उसका जो आंसर आज जो दिया गया है वो पीछे साइड में दिया गया है, शुरू में नहीं दिया गया है। या गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, शेयरिंग विद यू पीडीएफ फाइल। या इज इट विजिबल? Yes, sir. Yeah, you find that there are some important questions. एक क्वेश्चन है कि which of the following is not the precursors of romanticism? इनमें से जो रोमांटिसिज्म के प्रीकर्सर्स हैं वे कौन से नहीं थे? ये क्वेश्चन किसी दूसरे फॉर्म में भी मैंने एक जगह बनाया था, आया हुआ था। नाउ यू हैव टू टेल कौन नहीं है, इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि आप ये कह सकते हैं कि रोमांटिसिज्म के प्रीकर्सर्स नहीं। अगर आपको ये शब्द समझ में आ गया ना, प्रीकर्सर्स का मतलब क्या होता है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट। व्हाट डू यू मीन बाय प्रीकर्सर? विच ऑफ द फॉलोइंग? या नहीं, आई एम आस्किंग व्हाट डू यू मीन बाय प्रीकर्सर? पहले के राइटर सर। या जो वर्ड रोमांटिसिज्म है, इट रिफर्स टू व्हाट? The word romanticism refers a particular ideology which came in romantic era or romantic age. तो जो रोमांटिक एज है वो 1798 से लेकर 1837 तक था। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि रोमांटिसिज्म से पहले के कौन राइटर नहीं है, मतलब 1798 से पहले के राइटर को लेके, सॉरी 1798 से पहले के राइटर को पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे राइटर हैं जो रोमांटिसिज्म शुरू होने से पहले नहीं बिलोंग करते या नहीं आए थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म? एसटी कॉलेज, क्योंकि एसटी कॉलेज प्रीकर्सर नहीं है, बल्कि एसटी कॉलेज खुद रोमांटिक एज के हैं, वो रोमांटिक एज के पहले के नहीं थे। एसटी कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ, रॉबर्ट सादे, जॉन कीट्स, पीबी शेली, लॉर्ड बायरन और विलियम ब्लेक, ये जितने राइटर थे ये सब के सब जो है खुद ब खुद क्या थे, ये सारे के सारे लोग जो है रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म? एसटी कॉलरिज जो है प्रीकर्सर्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म? तो ये एक पॉइंट रहा जो कि आपको ध्यान में रखना है कि हाँ ये रही है। तो एसटी कॉलेज नहीं रहे, बिकॉज एसटी कॉलेज बिलोंग्स टू रोमांटिक एज, और रोमांटिक एज के कौन से जो है ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, जो ओल्ड जनरेशन है उनमें कौन कौन से लोग आते हैं? एसटी कॉलरिज, टीएस सॉरी विलियम वर्ड्सवर्थ और रॉबर्ट साउदे। इन लोगों को लेक पोएट्स भी कहा जाता है। सो मेनी टाइम्स वी हैव डिस्कस्ड। अब सवाल उठता है प्रीकर्सर्स कौन से थे? प्रीकर्सर्स उनको कहा जाता है जो रोमांटिक एज के पहले, पूर्व में आए थे, प्रीकर्सर्स थे। तो रोमांटिक एज से पहले का जो एज था, या जिस तरह से इसमें नाम दिया गया है, उसको प्री रोमांटिक कहा जाता है। प्री का मतलब पूर्व, रोमांटिक एज से पहले का। सो अगर आप देखते हैं तो जो प्री रोमांटिक पोएट्स रहे हैं उनमें से जितने ये रहे, जेम्स थॉमसन भी प्री रोमांटिक पोएट्स हैं, रॉबर्ट बर्न्स भी प्री रोमांटिक पोएट्स हैं, विलियम कॉलिंस भी प्री रोमांटिक पोएट्स हैं, थॉमस ग्रे भी प्री रोमांटिक पोएट्स हैं, और विलियम काउपर भी प्री रोमांटिक पोएट्स हैं। ये 5 नाम आपको ध्यान में रखना है कि दे वर द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म या रोमांटिक आइडियोलॉजी रोमांटिक एज के आने से पहले के वे राइटर्स हैं। दिस इज व्हाई दे आर नोन एज प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म। और एसटी कॉलेज कहाँ पे आए थे? रोमांटिक एज में आए थे, इसलिए इनके साथ प्रीकर्सर्स नहीं, प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म नहीं होगा, बल्कि इनके साथ होगा कि ही बिलोंग्स टू रोमांटिक इरा। लेक पोएट्स में, लेक पोएट्स के अलावा आप कह सकते हैं कि ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। और जब आप रोमांटिक एज की बात करते हैं तो उस रोमांटिक एज में
यू मस्ट नो व्हाट कि व्हाट इज रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म है क्या, या रोमांटिक एज की खासियत क्या रही है। रोमांटिसिज्म एक आइडियोलॉजी होती है, और उस आइडियोलॉजी में ये विश्वास किया जाता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी, वह एज जिसमें जो है कल्पना की अधिकता हो, कल्पना की अधिकता के साथ साथ सुंदरता की बहुत ज्यादा बातें हो, एक तरह से जो है कल्पना और सुंदरता का पुष्पित, पल्लवित और परिमार्जित रूप देखने को मिलता है जो है यहाँ पर जो है। तो ये जो पॉइंट होता है, दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन व्हाट, दैट पार्टिकुलर पॉइंट इज नोन रोमांटिसिज्म, एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी, जहां पे इमेजिनेशन और ब्यूटी का बहुत ज्यादा यूज होता है, एक्सेसिव यूज ऑफ इमेजिनेशन एंड ब्यूटी। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है रोमांटिसिज्म की। अचानक तो ऐसा है नहीं कि कोई डेट था, कोई आइडियोलॉजी आ गई, या कोई इस तरह की चीजें। किसी भी चीज की जो शुरुआत है वो ग्रेजुअली होती है, किसी भी चीज की शुरुआत स्लोली होती है। यू डोंट फाइंड दैट इट डजंट कम इन मार्केट सडनली। तो उसकी जो शुरुआत करने वाले लोग थे, शुरू के यही 5 राइटर, जिनको प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म कहा गया, इन लोगों ने इसका नींव डाला। बाद में जब बड़े राइटर आए तो उसका नाम क्या कर दिया गया, रोमांटिसिज्म कर दिया गया। रोमांटिसिज्म की खासियत क्या थी, नेचर के बारे में बात करना, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करना। जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, नदियां हैं, पहाड़ है, झील है, झरने हैं, जो भी आप कह सकते हैं बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, जो ग्रामीण अंचल का जो जीवन शैली था उसको जो है, या प्रकृति को ध्यान में रख करके जो है, उन सब चीजों के बारे में जो पोयम कंपोज की गई, जो पोयम लिखी गई, उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है, रोमांटिक एज कहा जाता है। इन हिंदी दैट इज नोन एज छायावादी कवि, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, उन सबका जो जमाना रहा है वही आपका छायावादी कवि रहे हैं, या रोमांटिसिज्म के फॉलोअर से। So you find these things. I just want to tell you कि when you go with this point, तो these points you have to keep in your mind कि कौन कौन से लोग थे, कैसे थे, उनका क्या विचार था, उन्होंने क्या किया, किस तरह से चीजों को उन्होंने रखा। So these things you have to you have to keep in your mind कि रोमांटिसिज्म क्या है और प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म क्या है। When you will be able to understand, तो आपको रोमांटिसिज्म और प्रिकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म को समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो इसके अलावा जो है, इन राइटरों के अलावा जो ये राइटर हैं, जेम्स टॉमसन है, टॉमस ग्रे है, रॉबर्ट बर्न्स है, विलियम कॉलिंस है, विलियम काउपर है, इनमें से जो पहला राइटर है जेम्स टॉमसन, उनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। जेम्स टॉमसन वाज द फर्स्ट प्री रोमांटिक पोएट, या जेम्स टॉमसन वाज द फर्स्ट प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। अगर यही मैं क्वेश्चन बनाता कि हु वाज द फर्स्ट प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म, तब ऑप्शन क्या हो जाता है, जेम्स टॉमसन। जो रोमांटिसिज्म की सबसे शुरुआत में या शुरू में जो इन्होंने लिखने का इसको प्रयास किया, वो कौन रहे, जेम्स टॉमसन रहे। वहां से चीजें देखने को मिलती है। तो आप वहां पे देखते हैं कि वो कौन रहा, जेम्स टॉमसन रहे, या जेम्स टॉमसन का उसमें था। जेम्स टॉमसन ने 1726 ईस्वी में एक कलेक्शन ऑफ द पोयम कंपोज करते हैं, और उस कलेक्शन ऑफ द पोयम का नाम था द सीजन। द सीजन, SEASON। ये कब आती है, 1726 में। कंप्लीट कब होती है, 30 में। जेम्स टॉमसन ने कलेक्शन ऑफ द पोयम कंपोज किया, और यह जो कलेक्शन ऑफ द पोयम था 1726 में आती है, और 1730 में जाकर के क्या होती है, वो कंप्लीट हो जाती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है, अगर ये 1726 आती है, 1730 में कंप्लीट हो जाती है, तो इसकी क्या खासियत थी। इन्होंने क्या किया, नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, कंट्री साइड पिक्चर, जो ग्रामीण अंचल है, उन सबको लेकर के जिक्र किया, और उस जिक्र में नेचर का एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर यू फाइंड। व्हाट डू यू फाइंड, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर। एंड व्हाट इज एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर, एक्सटर्नल ब्यूटी ऑफ नेचर ये है कि नेचर की खूबसूरती जो ओपन आईज से नजर आ रही है वही तक वो सीमित थे। उन्होंने ये नहीं दिखाया कि नेचर में कोई रहस्यवाद है। रहस्यवाद की कल्पना जो है, मिस्टिसिज्म जिसको हम कहते हैं, या वर्ड्सवर्थ का जो कॉन्सेप्ट है, पैंथिज्म जो कहा जाता है कि ईश्वर कण कण में विराजमान है, या जो है
तो पैंथिज्म या मिस्टिसिज्म जैसी बातें जो है, या जो है आप कह सकते हैं कि नेचर का जो दार्शनिक पहलू है, उस तरह की बातें इन्होंने नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ यू आर इन अ गार्डन, ब्यूटीफुल गार्डन, देयर आर सम लवली फ्लावर्स, या एक तरह से द एयर इज ब्लोइंग, देयर इज अ ब्राइट सन, तो जो वहां का खूबसूरत मंजर है, अगर आप उसको अपनी आंखों में कैच करते हैं, देन यू राइट द स्टोरी, या यू टेल इन द फॉर्म ऑफ द पोएम द ब्यूटी ऑफ नेचर। कुछ ऐसा ही जिक्र नेचर, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, जो ग्रामीण अंचल की खूबसूरती थी, उसको लेकर के इन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन जब वो लिखते थे तो वो जमाना क्या था, ऑगस्टन एज का था, अलेक्जेंडर पोप का था। और अलेक्जेंडर पोप जैसे लोग जो थे, वो ये नहीं चाहते थे कि इस तरह की पोयम लिखा जाए। वो हमेशा जो है, अलेक्जेंडर पोप ने अगर पढ़ा, रेप ऑफ द लॉग पढ़ा, एशियन मैन आपने पढ़ा, एशियन क्रिटिसिज्म पढ़ा, तो उन लोगों की पोयम में जो चीजें नजर आई वो ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव, राजा रानी, बड़े घराने, राजा का दरबार, और ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव से संबंधित चीजें नजर आती है। लेकिन दिस मैन बायकॉट, और बायकॉट करने के बाद इन्होंने एक नए ढंग से चीजों को रखना शुरू किया। तो ये जेम्स थॉमसन का कंट्रीब्यूशन था। थॉमस ग्रे का एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड यू हैव रेड, कि वो पुअर विलेजर्स को लेकर के है। ग्रामीण अंचल का जिक्र किया गया है, जो ग्रामीण एक कब्रिस्तान में, जो चर्चयार्ड में, ग्रेव यार्ड में दफन किए हुए जो लोग हैं, उनका जिक्र किया गया है। ऐसे ही विलियम कॉलिंस का पोयम ओड टू इवनिंग है, उसमें शाम का समय है और ग्रामीण अंचल में जब सूरज डूब रहा है और शाम आगोश में चीजों को ले रही है, तो उस सब चीजों का भी जिक्र बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। और एसटी कॉलेज मैंने बताया कि सुपरनेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, एसटी कॉलेज का कॉन्सेप्ट ऑफ फैंसी, एसटी कॉलेज का कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनेशन, ऑल दीज थिंग्स यू सी, ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है? यस सर। ठीक है, मैं ये सारे यस सर। निशान हटा दूं ताकि आपको पता रहे, चूंकि इसमें आंसर लास्ट में दिया गया है, ये आपको पता रहेगा कि इसका आंसर एसटी कॉलेज है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द, हाँ एक चीज और, मैं इतना करने के बाद भी रोमांटिसिज्म से रिलेटेड आई वांट टू एक्सप्लेन सम अदर पॉइंट्स। फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपको याद होगा, जैसे प्रीकर्सर ऑफ रोमांटिक पोएट्स ने कंट्रीब्यूशन दिया, ऐसे ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपेंड, ऑकर्ड, टुक प्लेस इन 1789। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में हैपेंड हुआ था, और उसका जो स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रैटर्निटी, ये भी आपको पता है। फिर आपको एक और चीजों के बारे में मैंने बताया था, वो था कि रूसो को लेकर के, कि रूसो जर्मन फिलोसफर थे। रूसो का रिटर्न टू नेचर का कॉन्सेप्ट, मैन इज बॉर्न फ्री, चेंड एवरीवेयर, एजुकेशन सप्लीमेंट्स मैन्स नेचर, रूसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट किताब, इसको लेकर के बात की गई थी। विलियम गॉडविन एक पॉलिटिकल थिंकर थे, उन्होंने एक किताब लिखा था सोशल जस्टिस, सॉरी पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस लिखा था। विलियम गॉडविन की डॉटर थी मेरी शेली, जो पीबी शेली के साथ इलोप कर गई थी। मेरा कहने का मतलब है कि जब आप रोमांटिक एज की बात करते हैं, जब आप रोमांटिसिज्म की बात करते हैं, तो ये जो है स्कूल ऑफ मूवमेंट था, एक नई आइडियोलॉजी की शुरुआत होती है। और ये शुरुआत कब होती है? विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलड in 1798. The first volume of lyrical ballad came, that was the jointly work of S.T. Coleridge and William Wordsworth. In the first volume there were 23 poems, 19 were written by William Wordsworth, 4 by Coleridge. तो जो प्रिकर्सर थे रोमांटिक एज के, उन्होंने नेचर में कभी भी दार्शनिक पहलू नहीं देखा, रहस्यवाद नहीं देखा, लेकिन नेचर में सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, रहस्यवाद, मिस्टिसिज्म, पैंथिज्म और जितने इज्म वगैरह की बातें होती हैं, ये सब रोमांटिक एज में तब से शुरू होता है जब से वर्ड्सवर्थ का आगमन होता है, विलियम ब्लेक का आगमन होता है। तो मेरे ख्याल से आपका और क्लियर हो गया है। बाकी रोमांटिक एज का मैंने कई टेस्ट सीरीज कराया था, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको सारी बातें बताई थी। एस टी कॉलेज ने सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया,
और वर्ड्सवर्थ ने नेचुरल कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री को जन्म दिया। वर्ड्सवर्थ का कोटेशन बड़ा फेमस है, पोइट्री इज द इमेज ऑफ मैन एंड नेचर, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। ऑल दीज थिंग्स पॉइंट्स यू गेट। Should I take the second question? Yes, sir. Now you find कि जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ लेक पोइट्री, इनमें से कौन से लेक पोइट्री के हिस्सा नहीं। अभी मैंने आपको बताया जब भी लेक पोइट्री आएगा केवल 3 पोएट आएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट साउदे। वे लेक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, लेक डिस्ट्रिक्ट एक जगह का नाम है, वहां से बिलोंग करते थे, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, लेक पोइट्री कहा जाता है। कि Which of the following is not the part of lake poetry? Robert Southey, एस.टी. कॉलेज, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स नहीं बिलोंग करते हैं। क्यों? जॉन कीट्स बिलोंग्स टू रोमांटिक एज। जॉन कीट्स इज नोन एज पोएट ऑफ ब्यूटी। जॉन कीट्स इज नोन एज किंग ऑफ ओड। जॉन कीट्स की पोइट्री में उन्होंने कॉन्सेप्ट भी दिया निगेटिव कैपेबिलिटी का, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया ईगोटिस्टिकल सबलाइम का। जॉन कीट्स ने बहुत खूबसूरत ओड लिखे हैं, ओड टू साइकी, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड टू नाइटिंगेल उनका रहा है, और भी उन्होंने तमाम ओड लिखे हुए हैं। उनका अपना पोयम हाइपीरियन है, फालिंग ऑफ हाइपीरियन है, उनका कोटेशन है ब्यूटी इज द जॉय फॉर एवर, ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ इज ब्यूटी। मतलब जब भी कीट्स का नाम लेंगे तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स तो तुरंत आपको नॉक करेंगे। लेकिन क्वेश्चन जो बन रहा है वो क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जॉन कीट्स या इनमें से कौन ऐसा है जो लेक पोएट से नहीं बिलोंग करता है। तो जॉन कीट्स नहीं, जॉन कीट्स बिलोंग्स टू रोमांटिक एज और सेकेंड जनरेशन ऑफ पोएट्स। सेकेंड जनरेशन ऑफ पोएट्स के जो रोमांटिक एज थे उनको क्या कहा जाता है, उनको जो है यंगर जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, जिसमें 3 लोग आते हैं, पीबी शेली और साथ ही साथ लॉर्ड बायरन और आपके जॉन कीट्स। ये लोग बहुत कम उम्र में दुनिया को छोड़ के गए हुए। तो यू फाइंड, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। और और इसको लेके और बहुत डिटेल में बातें इसको नहीं की जा सकती, और डिटेल में इसमें यहाँ पे बात करें जनरली यू इवन नो कि रोमांटिक एज, यू इवन नो कि और क्या क्या रोमांटिक एज में था। ये तो हम लोग पोएट्स की पोइट्री की बात कर रहे हैं। अगर आप प्रोज राइटर्स की बात करेंगे तो आपको याद होगा चार्ल्स लैम्ब, जिनको प्रिंस एमंग एसेइस्ट कहा गया था, जिनका एसेज ऑफ इलिया था, जिनका ड्रीम चिल्ड्रन था, जो कॉलेज के बड़े अच्छे दोस्त थे, और वो जो है इनफॉर्मल एसेइस्ट थे, और उनके एसेज में फैमिली मेंबर्स का जिक्र होता है। तमाम चीजें यू सी की उस एरा में और तमाम चीजें हुई थी। नॉवेल में डोमेस्टिक नॉवेल जेन ऑस्टिन का आप देखते हैं, और हिस्टोरिकल नॉवेल का कुछ पॉइंट्स आता है। दिस थिंग्स यू सी, दिस थिंग्स यू फाइंड। शुड आई टेक द थर्ड क्वेश्चन? Yes, sir. किसी को कोई पॉइंट फर्स्ट और सेकंड पे? नो, नॉट एट ऑल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु डज नॉट कम इन द कैटेगरी ऑफ यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स। कौन से यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स में नहीं आते हैं? यू एंड आई नो कि जो यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स है उसमें 3 का नाम मैंने बताया था, लॉर्ड बायरन, जॉन कीट्स, पीबी शेली। तो 3 का ए, विलियम वर्ड्सवर्थ। इसको मैंने कई बार एक्सप्लेन किया, देयर इज नो नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन एंड अगेन कि रोमांटिक एज के जो पोएट्स हैं 2 हिस्सों में बांटे जाते हैं। लेक पोएट्स हैं जिनको जो है ओल्ड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। सेकेंड इज यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स, और यंग जनरेशन में ये लोग आते हैं, नो नॉट, देयर इज नो नीड टू से सच अ थिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये तीनों जो है रोमांटिक एज से बिलोंग करता था, जिसमें एक है कि लेक पोइट्री को लेकर, जिसमें जो है एक यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, जिसमें एक प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिक पोइट्री। तो यू नो ऑल दीज थिंग्स, इवन यू नो, यू आर मच फेमिलियर, यू नो अ लॉट ऑफ थिंग, कि ये सब चीजें आपको पता है, आप समझते भी ये सारी चीजें। तो आई थिंक कि देयर इज नो नीड टू
discuss here again and again कि William Wordsworth was the high priest of nature, William Wordsworth was the true worshipper of nature, William Wordsworth का lyrical ballad, William Wordsworth का ode to the intimations of immortality, ode on the intimations of immortality, Tintin Abbey, excursion, the prelude, ये सब चीजें आपको पता है। इसी तरह से आपको जो है लॉर्ड बायरन का भी है, उनका भी आपको काफी कुछ जानकारी है, उनका अरोरा ले करके और तमाम चीजें जो उनका रहा था। पीबी शेली का भी यू नो कि रिवोल्यूशनरी पोएट, द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, नॉट वन ऑफ द बेस्ट बल्कि द बेस्ट लिरिसिस्ट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पीबी शेली का रहा है। शेली की ओ टू द वेस्ट विंड जो है टर्जा राइमा में रही है। शेली का जो एक लाइन है, इफ विंटर कम्स शैल स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ओ टू द वेस्ट विंड से लिया गया है। शेली के और भी ओ टू स्काई लार्क पोयम रहा है उनका। देर आर सो मेनी पोएम्स कंपोज बाय पीबी शेली। तो जो पीबी शेली है, जॉन कीट्स है, लॉर्ड बायरन है, उनका ग्रुप अलग था। वो जो है यंग जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट्स है। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु इज नॉट द पार्ट ऑफ एंग्री यंग मैन, इनमें से जो है एंग्री यंग मैन का हिस्सा कौन नहीं? टीएस एलियट। सीधा सा है, टीएस एलियट एंग्री यंग मैन का हिस्सा नहीं थे। एंग्री यंग मैन क्या थे? एंग्री यंग मैन वाज अ ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट एंड नॉवेलिस्ट। ये जो है क्या था? ग्रुप था ड्रामेटिक, अ ग्रुप ऑफ राइटर्स आप कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ राइटर्स था जिसमें जो है ड्रामेटिस्ट भी थे, जिसमें नॉवेलिस्ट भी थे और पोएट भी थे जो है। तो उन लोगों ने 1950 ईस्वी के बाद एक ग्रुप आता है और उन लोगों ने जो 50 के बाद का जो जीवन जीने का तरीका था, जो सोशल नॉर्म्स था, वो जो रूल्स वगैरह बनाए गए थे, उसके खिलाफ काफी लिखा। और दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद सोशल नॉर्म्स, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स, और उन्होंने उसका विरोध किया अपने अपने ढंग से, अपनी कविताओं में ओजस्वी पूर्ण वाणी से विरोध किया। तो उसका जो स्वर है विरोध का, उसी की वजह से उनको क्या कहा गया? एंग्री यंग मैन कहा गया। तो इफ एनीवन आस्क यू कि who was angry young man, तो angry young man was a group of poets, a group of writers, जिसमें वो लोग आते हैं। टीएस एलियट नहीं थे इसमें। आपने जॉन आसबर्न का नाम सुना है। जॉन आसबर्न ने 1956 में एक ड्रामा लिखा था, लुक बैक इन एंगर। हैरोल्ड पिंटर का आपने नाम सुना है, द बर्थडे पार्टी। अभी हैरोल्ड पिंटर को पढ़ाया गया था, आपको याद होगा, थिएटर ऑफ एब्जर्ड वाले में पढ़ाया गया था। फिलिप लार्किन एक बड़े पोएट है, जिनकी पोयम है चर्च गोइंग है। इसी तरह से जॉन वेन है और एलन एलान सिलीटो है। ये सारे के सारे लोग रहे हैं और ये लोग एंग्री यंग मैन में आते हैं, बाकी टीएस एलियट नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज नॉट नोन एज ट्राइब ऑफ बेन आर सन्स, इसमें से जो है कौन ऐसे हैं जिनको ट्राइब ऑफ बेन या सन्स नहीं कहा जाता? जॉन जॉन डन। जॉन डन जो है ये ट्राइब ऑफ बेन या ट्राइब ऑफ सन्स नहीं कहे जाते। जॉन जो जो बेन जॉनसन के फॉलोअर्स थे, वो एक ग्रुप ऑफ पोएट्स था। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है कि जो जॉन डन थे, बेन जॉनसन जो थे, उनके उनके एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जो उनके फॉलोअर्स थे और अपने आप को सन ऑफ बेन कहते थे। मैं बेन जॉनसन का बेटा हूँ। बेन जॉनसन मेरे लिए फादर के समान थे, उनसे बहुत मुतासिर थे। तो वो जो ग्रुप ऑफ पोएट्स थे उसी में से ये नाम रहा है। इसमें से जॉन डन को छोड़ करके बाकी जो लोग थे वो उसका थे। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है, रॉबर्ट हेरिक, टॉमस केर्यू, सर जॉन सॉकलिंग, रिचर्ड लवलेस, टॉमस रैंडोल्फ, विलियम कार्ट राइट, ये 6 नाम जो रहे हैं, ये किससे बिलोंग करते हैं? दे ऑल बिलोंग टू सन ऑफ बेन। दे ऑल बिलोंग टू सन ऑफ बेन। कौन बिलोंग नहीं करता? जॉन डन। जॉन डन को मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया है कि जॉन डन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री से, जैकोबियन एज से, कंटेम्प्रेरी ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन होता कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। जॉन डन की जो पोयम का कॉन्सेप्ट, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी। मॉडर्न एज की क्रिटिक जो है, उन्होंने कैसे उनकी एडमायर की है, तारीफ क्या, दीज थिंग्स आई टोल्ड यू। ये तमाम चीजें मैंने आपको बताया था, मैंने वो किया था। डिड यू गेट क्वेश्चन नंबर 5? Yes, sir. डिड यू गेट इट?
So you see, question number 6 है who is not the part of last generation. इनमें से कौन ऐसे हैं जो कि लास्ट जनरेशन से नहीं बिलोंग करते हैं, लास्ट जनरेशन से। इसमें अगर आप देखेंगे तो कमला दास ये पोएटेस नहीं है जो लास्ट जनरेशन से बिलोंग करते। कमला दास डज नॉट बिलोंग टू लास्ट जनरेशन। कमला दास इंडियन पोएटेस नहीं है। और ये जो लास्ट जनरेशन रहा है ये सब के सब अमेरिकन पोएट्स को लेकर के वहां के जो है लोगों के लिए आया हुआ है लास्ट जनरेशन में। तो अर्नेस्ट हेमिंगवे, एफ स्कॉट फिट्जजेराल्ड है, सिनक्लेयर लीविस है, विलियम फॉकनर है, जॉन डॉन पैजोज है, ये सब के सब किससे बिलोंग करते हैं, लास्ट जनरेशन से बिलोंग करते हैं। तो कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि हु इज नॉट द पोएट ऑफ लॉस्ट जनरेशन। लास्ट जनरेशन से ज्यादातर जो बिलोंग करते हैं वो अमेरिकन पोएट्स नॉवलिस्ट है, वो लोग वहाँ के हैं। और कमला दास उसमें उस कैटेगरी में नहीं आती। तो केवल उसका मकसद ये है कि ये जो स्कूल ऑफ पोएट्स है वो आपको पता चल जाए कि किस स्कूल ऑफ पोएट्स में कौन कौन से पोएट आते हैं। जैसे अब अगर सन ऑफ बेन आ गया तो कभी आपको भूलना नहीं कि सन ऑफ बेन में मैंने कितना नाम लिखवाया, 6 नाम लिखवाया है। रॉबर्ट हेरिक, थॉमस कैर्यू, सर जॉन सकलिंग। इसी तरह से जो है लास्ट जनरेशन में जो मैंने लिखवाया अमेरिकन पोएट्स राइटर्स मैंने लिखवाया वो लोग आते हैं। तो ये जो नाम केवल दिया गया कि कमला दास नहीं आती, उसको केवल सिंपल वे में करके रखा गया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कमला दास इंडियन पोएटेस है। उनको कन्फेशनल पोएट कहा जाता है। उनका पोएम एन इंट्रोडक्शन रहा है, उनकी ऑटोबायोग्राफी माई स्टोरी रही है। यू मस्ट ओनली नो कि ये कौन नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हु इज नॉट द पार्ट ऑफ स्कॉट ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स। इनमें से कौन ऐसे हैं जो स्कॉट ग्रुप ऑफ रोमांटिक पोएट्स नहीं है। वॉल्टर स्कॉट, थॉमस कैंपबेल, थॉमस मूर, विलियम ब्लेक। विलियम ब्लेक नहीं है। विलियम ब्लेक जो है ये आपके जो है स्कॉट ग्रुप नहीं। स्कॉट ग्रुप की कौन सा ग्रुप होता है, स्कॉट ग्रुप वह ग्रुप होता है जो स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे या स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। तो वॉल्टर स्कॉट भी वहीं से बिलोंग करते हैं स्कॉटलैंड से, थॉमस कैंपबेल भी स्कॉटलैंड से, थॉमस मूर भी वहीं से बिलोंग करते हैं। लेकिन विलियम ब्लेक इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया, ये सब के सब रोमांटिक एज के पोएट्स हैं। लेकिन इनमें से 3 एक राष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उस राष्ट्र का नाम स्कॉटलैंड है। और वहां से कौन नहीं बिलोंग करता, वहां से विलियम ब्लेक नहीं बिलोंग करते। ये चीज रही। आई थिंक यू गॉट इट। विलियम ब्लेक आपको याद है द टाइगर पोयम, द लैम पोयम, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। हाँ, यस यस सर। मैंने सर। आपको विलियम ब्लेक का पोयम मैंने डिस्कस करके बताया था, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। द टाइगर कहाँ से लिया गया, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया। सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से सर। Yeah, that's good. The tiger has been taken from the songs of experience. क्यों? क्योंकि जो songs of experience है वह परफेक्शन का प्रतीक है। और जो द टाइगर द लायन जो 2 लिरिक है विलियम ब्लेक के, उसमें उन्होंने गॉड की कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी दिखाया है कि ईश्वर में क्रोध भी है और ईश्वर में दया भी है। तो दया का जो उनका रूप है वो लैम के माध्यम से, जो क्रोध का रूप है वो टाइगर के माध्यम से दिखाया गया है। और द टाइगर एंड द लैम ये छोटी छोटी लिरिक्स है, लेकिन द टाइगर सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस से लिया गया है और द लैम सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से लिया गया। इनोसेंस किसका प्रतीक होता है, दयालुता का प्रतीक होता है। इनोसेंस प्रतीक होता है प्रेम का। इनोसेंस प्रतीक होता है कि जिसके अंदर क्रोध का भाव ना हो। दिस थिंग्स यू फाइंड। तो यहाँ पे विलियम ब्लेक इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और तीनों स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, इसलिए यू डोंट सी। क्वेश्चन नंबर 8 है हु इज नोन एज द लास्ट रोमांटिक पोएट। इनमें से किसको जो है लास्ट रोमांटिक पोएट कहा जाता है। इसका सिंपल सा आंसर है विलियम बटलर येट्स। अब आप कहेंगे मॉडर्न एज की पोएट है तब इनको लास्ट रोमांटिक पोएट क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इन्होंने जो पोयम से लिखा
शुरू की इनकी पोयम्स वो बिल्कुल रोमांटिक पैटर्न पर थी, जिसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था, द लेक आई लव इनिस्फ्री। आपने पढ़ा भी होगा कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, आई विल अराइज एंड गो नाउ। उनका फर्म डिटर्मिनेशन है कि मैं शहरी जिंदगी छोड़ करके जो है एक पार्टिकुलर जगह जाऊंगा, और वह कौन सी जगह, इनिस्फ्री। और वह इनिस्फ्री क्या, एक आइलैंड है, नेचुरल प्लेस है, जहां पर शांति की तलाश में मैं जाऊंगा। सो यू फाइंड की जो क्वेश्चन नंबर 8 है वह क्या है कि हु इज नोन एज द लास्ट रोमांटिक पोएट, सॉरी क्वेश्चन नंबर हाँ 8 था कि हु इज नोन एज लास्ट रोमांटिक पोएट। विलियम बटलर येट्स इज नोन एज लास्ट रोमांटिक पोएट। क्वेश्चन नंबर 9 है हु इज नोन एज द फर्स्ट मॉडर्न पोएट। इनमें से कौन से पहले मॉडर्न पोएट है? जीएम हॉपकिंस पहले, जीरार्ड में, ये कई बार मैंने बात किया, जीरार्ड मैनले हॉपकिंस को पहला मॉडर्न पोएट कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जीरार्ड मैनले हॉपकिंस ने जो है पहले मॉडर्न पोएट है जो मॉडर्न एज और विक्टोरियन एज को कनेक्ट करने का काम करते हैं, उसको जोड़ने का काम करते हैं। जीरार्ड मैनले हॉपकिंस ही एक ऐसे पोएट है जिन्होंने क्या किया हुआ है, कर्टन सानेट को जन्म दिया, स्प्रंग रिदम को जन्म दिया, थियरी ऑफ इस्केप और स्केप को जन्म दिया, हॉरिबल सोनेट को जन्म दिया। तो दीज थिंग्स यू फाइंड, दीज थिंग्स यू सी हु इज नोन एज फर्स्ट मॉडर्न पोएट। आई थिंक यू गॉट इट। Yes, sir. बाकी टीएस एलियट, आपको पता है टीएस एलियट भी मॉडर्न एज के पोएट है, और हार्डी विक्टोरियन एज के पोएट है। विल्फ्रेड ओवेन जो है वार पोएट के नाम से जाने जाते हैं, वो भी मॉडर्न एज के आते हैं लेकिन वार पोएट से। क्वेश्चन नंबर 10 है हु ब्रिजेस बोथ विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज। कौन विक्टोरियन और मॉडर्न एज को जोड़ने का काम करता है? हु ब्रिजेस बोथ विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज। विक्टोरियन और मॉडर्न एज को जोड़ने का काम थॉमस हार्डी करते हैं। थॉमस हार्डी ब्रिजेस बोथ विक्टोरियन एंड मॉडर्न एज। हार्डी जो है विक्टोरियन और मॉडर्न एज को जोड़ने का काम करते हैं। और पहले मॉडर्न पोएट कौन है? जीरार्ड मैनले हॉपकिंस। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो, और इसका इंटरप्रिटेशन मैंने लास्ट में दिया हुआ है, जब आज आपको अभी मैं कंप्लीट करा दूंगा तो उसका इंटरप्रिटेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, यू विल फाइंड सम न्यू पॉइंट्स देयर, वहां पे आपको मिलेगा। तो हार्डी जो है किसका काम करते हैं? हार्डी को मेलियोरिस्टिक भी पोएट कहा जाता है। वो विक्टोरियन एज में जो है नॉवलिस्ट के रूप में थे, पोएट के भी रूप में थे, और पोएट के रूप में कम फेमस है, नॉवलिस्ट के रूप में ज्यादा। उनका नावल रीजनल नावल जिसका सेटिंग वेसेक्स में है, उनकी कई नावल है। अ पेयर ऑफ ब्लू आईज है, उसके अलावा जो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है, टेस्ट ऑफ द ड्यू उबरवाइज है। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा मेयर ऑफ कैस्टर ब्रिज आपने पढ़ा होगा, और जूड द ऑब्सक्योर आपने नाम सुना होगा। सो मेनी फेमस नॉवेल्स वर केम फ्रॉम द पेन ऑफ दिस मैन। क्वेश्चन नंबर 10 तक क्लियर हो गया? Sir. देन यू सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड। इनमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है? ए जी गार्डनर अल्फा, ये सब टाइटल है कि क्या क्या चीजें रही है। इसमें जो मिसमैच है वो सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, ज्यादा उसमें ना करके, के मिसमैच है। मैरी एंड इवेंस, जो मैरी एंड इवेंस है, ये जो है जॉर्ज इलियट का नाम है, ना कि जेन ऑस्टिन का नाम है। जेन ऑस्टिन का कोई निक नेम नहीं था। जेन ऑस्टिन का जो नाम है जेन ऑस्टिन, वही उनका ओरिजिनल नेम था। मेरी एंड इवेंस निक नेम है किसका? जॉर्ज इलियट का, GEORGE, जॉर्ज ई से इलियट। और जो मेरी एंड इवेंस है ये मॉडर्न एज की, सॉरी विक्टोरियन एज की राइटर रही है, जॉर्ज इलियट। इनका जो आपका एक बहुत फेमस राइम एक वर्क है, अभी मैं भूल रहा हूँ उसको, काफी फेमस नॉवेल्स इन्होंने लिखा हुआ है, विक्टोरियन एज की नॉवेलिस्ट रही है एक, उसमें से जस्ट मिसिंग। तो ये उनका पेन नेम नहीं था। मेरी एंड इवेंस वाज द पेन नेम ऑफ जॉर्ज इलियट। जेन ऑस्टिन आपको पता है डोमेस्टिक एज की डोमेस्टिक नॉवेलिस्ट रही है। उनका नावल एमा, नॉर्थ हैंजर अबे, मैन्सफील्ड पार्क, उनका नावल जो है आप कह सकते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस, जिसका सब टाइटल है फर्स्ट इंप्रेशन, ऑल दिस थिंग। बाकी आप ये सब देख रहे हैं, एजी गार्डिनर का अल्फा ऑफ द प्लफ, उनका सब टाइटल है। ये तो सब आप कर ही लेंगे। एजी गार्डिनर का निकनेम अल्फा ऑफ द प्लफ है, चार्ल्स लैम्ब का निकनेम इलिया है, चार्लोटी ब्रांटी का निकनेम क्यूरेल बेल्ट कोली है, क्रिस्टीना रॉस्टी का एलन एलिन है,
इरिक ब्लेयर का जॉर्ज ऑरवेल, ये जॉर्ज ऑरवेल तो पूछा गया कई बार। जी.एल. डॉक्सन का जो है लीविस कैरोल है। चार्ल्स डिकेंस बाज नाम से लिखते थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिल्डा डुलिटिल का एच.डी. रहा है। हेनरिक इब्सन का जोहान रहा है। हेनरिक इब्सन का भी पता होना चाहिए। रॉबर्ट लिंड का कई बार पूछा जा चुका, वाई वाई रहा है। ये सब जो निक नेम है आपको पता होने चाहिए, सारा पता होना चाहिए, ए से लेके के तक सब क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, इनमें से कौन सा एक मिसमैच्ड है। जो इसमें से मिसमैच्ड है वो यॉर्कशायर आर्नोल्ड बेनेट का जगह नहीं था। ये दूसरी राइटर का जगह रहा है। लोकल कलर और नेम ऑफ द राइटर दे रहा है। विसेक्स किससे जुड़ा है, टॉमस हार्डी से। ससेक्स किससे जुड़ा हुआ है, शीला के स्मिथ से जुड़ा हुआ है। द मिडलैंड्स के नाम का जगह किससे जुड़ा है, जॉर्ज इलियट से। मालगुडी आर के नारायण से। योगना पाथवाला विलियम फाकनर से जुड़ा हुआ। नॉटिंघम शायर डी.एच. लॉरेंस से जुड़ा हुआ है। द मिसिसिपी रीजन मार्क ट्वेन से जुड़ा हुआ है। जो आपका यॉर्कशायर है ये जो है उनसे नहीं जुड़ा हुआ था। यॉर्कशायर को एक्सप्लेन में मैं देखूंगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर था, 11 12। यॉर्कशायर इज रिलेटेड टू चार्लोटी ब्रांटी, चार्लोटी ब्रांटी से जुड़ा हुआ है। चार्लोटी ब्रांटी से, तो एक्सप्लेनेशन वाला वो पॉइंट आप वहां देख लीजिएगा जरूर। देन यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 12 तक कर ही लिए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा एक करेक्ट नहीं है। तो क्या क्या दे रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है द टर्जा राइमा इज अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइन, ठीक है, टर्जा राइमा में 3 लाइन स्टैंजा है। ऑक्टेव इज अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइन, सही है। सेस्टेट जो है 6 लाइंस का स्टैंजा है। सेस्टेट 6 लाइंस, ऑक्टेव 8 लाइन। 2 मिनट। ऑक्टेव इज अ स्टैंजा ऑफ 8 लाइंस, सेस्टेट 6 लाइंस का है। शेक्सपियर सोनेट्स हैव 3 क्वार्टर्स, शेक्सपियर के सोनेट में 3 क्वार्टर्स है और एक कपलेट है। इट्स राइम स्कीम इज ए बी सी डी ई एफ जी जी, सही है। पेट्रार्चन सोनेट है ऑक्टेव, पेट्रार्चन सोनेट में ऑक्टेव है। सेस्टेट है, इट्स राइम स्कीम इज ए बी सी डी, सही है। स्पेंसरियन स्टैंजा है 9 लाइंस एंड आटवा राइमा है 8 लाइंस। स्पेंसरियन में 9 लाइंस होता है और आटवा में जो है आपका जो है 8 लाइंस होता है, ये भी सही है। टर्सेट इज स्टैंजा ऑफ 6 लाइंस, ये गलत है। टर्स ये 3 लाइंस का है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। लाइम वाज अ रोमांटिक एसेज, सही है। लाइम रोमांटिक एसेज थे। ही वाज इनफॉर्मल या पर्सनल एसेज, ये भी सही है। ही रोट विद द सूडोनिम इलिया, ये भी सही है। ड्रीम चिल्ड्रन इज एन एग्जांपल ऑफ रेवरी, ये भी सही है। एसेज ऑफ इलिया इज हिज मास्टरपीस, ये भी सही है। ही इज नोन एज प्रिंस एमंग एसेइस्ट, ये भी सही है। ही वाज द बोसम फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ, नहीं, ही वाज द बोसम फ्रेंड ऑफ कॉलरिज। लैम जो थे ये बोसम फ्रेंड किसके थे, कॉलरिज के थे। ही वाज द बोसम फ्रेंड ऑफ वर्ड्सवर्थ, नहीं, ही वाज द बोसम फ्रेंड ऑफ कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 15, which of the following is wrong? The epic is usually divided into 12 बुक, बिल्कुल सही। एपिक को 12 किताबों में बांटा जाता है। वर्जिल एनीड इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी या लिटरेरी एपिक, ये भी सही है। वर्जिल का एनीड, वर्जिल की एनीड जो लैटिन में आई थी, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था। वर्जिल का एनीड जो है लैटिन में आई थी, इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था। इतना जल्दी आप लोग भूल कैसे जाते हैं। हेनरी होवर्ड अल्लाह सर 50 बार बताया गया, ब्लैंक वर्ड्स 50 बार बताया गया। उनकी बुक सेकेंड एंड 4 को लेके 50 बार बात हुई। कितना मैंने साल कराया, कितना मैंने बताया, मैं लगातार साल भी करा रहा हूं, फिर भी आप लोग भूल जाते हैं, पता नहीं कैसे। इसको ना भूलिएगा। वर्जिल का एनीड लैटिन में, ये सेकेंडरी एपिक या लिटरेरी एपिक का एग्जांपल है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन उन्होंने किया था। होमर्स का इलियड एंड ओडिसी आर एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी एपिक, सही है। बीओल्फ इज द पार्ट ऑफ इंग्लिश प्राइमरी एपिक, ये भी सही है। बीओल्फ केम इन एंग्लो नॉर्मन, ये गलत है। बीओल्फ जो है एंग्लो सैक्सन में आया था, अभी मैंने वो सब किया हुआ। तो सो इन दिस वे आई हैव डन दिस क्वेश्चन, और जो उसका वहां पे आंसर है उसको आप कर लीजिएगा। किसी को कुछ कहना होगा तो आप जो है वहां पे अपना भेज दीजिएगा, जो भी बातें रखनी होगी, ठीक।